कई दशकों से ग्रहों, चंद्रमाओं, उल्कापिंडों, ब्रह्मांडों, आकाश गंगाओं और भी ना जाने ऐसे कितने ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान रहे हैं जिनका आकार हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा है। वह धरती जिसका निर्माण आज से 450 करोड़ साल पहले हुआ था, जरा सोच कर देखिए आज उस धरती पर जीवन भी आ चुका है। और जीवन की कहानी के लिए क्या ही कहा जाए, बल्कि हमारी मानव सभ्यता ही लाखों सालों से इस धरती पर जी रही है। और इसके बावजूद हम लोग अंतरिक्ष को तो एक्सप्लोर करने निकल ही चुके हैं, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता है कि हमारी धरती में और उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। क्या आपको पता है कि हमारी धरती में जितने भी समुद्र और महासागर स्थित है, उनमें से आज तक सिर्फ 5% को ही हमने एक्सप्लोर किया है। और केवल उस 5% में ही जब हमें एलियन जैसे जीव, अजीबोगरीब आवाजें, करोड़ों अरबों के खजाने और ना जाने कितनी ही बेशकीमती जानकारियां और दौलत मिल चुकी है, तो सोचिए बाकी के 95% में हमें क्या क्या मिल सकता है। अब इस बात की हम तो क्या पूरी दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब देखो, किसी ग्रह की ऊपरी सतह को देखकर तो उसका अंदाजा लगा पाना बहुत आसान होता है। और अगर आप में से कोई भी थोड़ा सा भी स्पेस एंथुसियास्ट होगा, तो एक बार किसी भी ग्रह की कॉस्मिक तस्वीर को देखने के बाद आप ये आसानी से बता देंगे कि उस सेलेस्टियल बॉडी की टोपोग्राफी किस तरीके की है या वो कैसी दिखती है। लेकिन यार, असली रहस्य शुरू होता है उसकी सतह के अंदर, यानी कि उसके मेंटल और कोर के हिस्से में। हम लोगों ने आज तक ग्रहों की ऊपरी सतह को तो बहुत एक्सप्लोर किया है और उसको लेकर बहुत सारी हाइपोथेसिस और थियोरीज बनाई है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सौर मंडल में उपस्थित सभी ग्रहों और बेसिक कॉस्मिक बॉडीज के इंटरनल ज्योग्राफी से रूबरू कराने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए पता करते हैं कि आखिर सौर मंडल के सभी ग्रहों के अंदर क्या क्या मौजूद है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे सौर मंडल को आकार देने वाले सूरज से, जिसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही आज सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। चूंकि सूरज एक स्टार है, इसीलिए उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस और प्लाज्मा से मिलकर बना है। अब बात करें अगर सूर्य की सतह के अंदर वाली जगह की, तो एनालिसिस के अनुसार सूरज के रेडियस का तकरीबन 25% हिस्सा सिर्फ उसका कोर ही ऑक्युपाई करता है। और सूरज के कोर को पूरे सौर मंडल की सबसे गर्म जगह मानी जाती है, जिसका तापमान तकरीबन 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। अब सूरज के इसी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते लिमिटलेस हाइड्रोजन हर पल हीलियम में परिवर्तित होती जा रही है। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है कि उस एनर्जी को कोर को एस्केप करने में तकरीबन 1,70,000 सालों का समय लग जाता है। इन शॉर्ट, इस समय हम लोग यहाँ धरती से जिस सोलर एनर्जी को विटनेस कर रहे हैं ना, वो 1,70,000 साल पहले ही उसके कोर से ओरिजिनेट हो चुकी होगी। अब इतना टाइम लगाने के बाद गैसेस और प्लाज्मा सूर्य की सबसे बाहरी विजिबल लेयर पर आती है, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। और ये फोटोस्फीयर तकरीबन 500 किलोमीटर मोटी परत की होती है, जिससे आप उसके अकल्पनीय आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस फोटोस्फीयर में कुछ हजार साल और ट्रैवल करने के बाद फाइनली ये प्लाज्मा और सोलर फ्लेयर्स सूरज की विजिबल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और सोलर विंड के रूप में पूरे सौर मंडल में फैल जाते हैं। और कुछ इस तरह दिखती है हमारे सूरज की इंटरनल टोपोग्राफी। अब सूरज के बाद चलते हैं सूरज के सबसे करीबी ग्रह मरकरी की ओर, जो डेंसिटी के मामले में धरती के बाद पूरे सौर मंडल का डेंसेस्ट प्लैनेट है। रिसेंट स्टडीज में यह पाया गया था कि मरकरी में पूरे सौर मंडल के मुकाबले सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद मरकरी का इनर मोस्ट कोर भी लिक्विड नहीं बल्कि हार्डली सॉलिड है और उसके चारों तरफ आउटर कोर और मेंटल लिक्विड फॉर्म में है। अब मरकरी इतना छोटा ग्रह है कि उसकी क्रस्ट भी हद से ज्यादा पतली है, जिस वजह से मरकरी के एटमॉस्फेयर को होल्ड करने की कैपेसिटी वैसे भी बहुत ही कम है। और बाकी जितना एटमॉस्फेयर वो होल्ड भी कर पाता है, उसे तो सूरज से आने वाली सोलर विंड्स उड़ा ही ले जाती है। अब यार, यहाँ गर्म हवाओं की बात चल रही है, तो सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह वीनस पर आ जाते हैं, जिसका औसतन तापमान ही 450 डिग्री सेल्सियस के बराबर आंका जाता है। अब इस वीनस के साथ आंतरिक तौर पर बड़ी अजीब सिचुएशन है, जहां अंदर तो वीनस के पास धरती के ही जैसा एक मोल्टेन कोर है, तो वहीं कोर के चारों तरफ वीनस का मेंटल इतना पथरीला है और सॉलिड है कि जैसे मानो मेंटल ना होकर वो कोई ठोस जमीन हो। वैसे तो वीनस की सतह भी
5 से 8 किलोमीटर मोटी ही होती है, लेकिन इसके अलावा इसके वातावरण में 93% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन होने के साथ साथ ऐसी भयानक गैसेस मौजूद है कि किसी का वीनस पर 1 मिनट भी गुजारना असंभव के बराबर माना जा सकता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है वो ग्रह जिस पर बैठे बैठे आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि हमारी प्यारी धरती माता। अब धरती के अंदर क्या क्या है ये तो हम अपने क्लास 3 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। धरती के ऊपर की ठोस सतह क्रस्ट होती है, इसके नीचे मेंटल, फिर इसके नीचे आउटर कोर और फिर इसके अंदर होता है इनर कोर। और इन आउटर कोर और इनर कोर के बारे में हम लोग इतनी ढेर सारी बातें कर चुके हैं कि उनके बारे में बताने से आप सब दोबारा बोर ही हो जाएंगे। तो चलिए इसीलिए अपनी धरती को अलविदा कहते हुए उस ग्रह पर चलते हैं जिसमें हम आने वाले समय में एक नई धरती का निर्माण करने वाले हैं, यानी कि हमारा प्यारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यानी कि मार्स का कोर ज्यादातर लोहे, निकल और सल्फर से ही बना हुआ है और यह कोर ही वो कारण है कि मंगल ग्रह पर आज किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मौजूद है। दरअसल मंगल ग्रह का कोर इतना ज्यादा ठोस है कि वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता, जिस वजह से मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड इतनी कमजोर हो गई है कि धरती के कंपैरिजन में मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ 0.01% ही सस्टेनेबल है। और यही कारण है कि मंगल ग्रह पर आज भी किसी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मौजूद है। वहीं अगर बात करें मंगल ग्रह के मेंटल की, तो वह कुछ सिलिकेट्स, ऑक्सीजन और कुछ अलग अलग मिनरल्स को मिलाकर बना है और उसमें भी इतनी ज्यादा हलचल नहीं होती कि मंगल ग्रह की टेक्टोनिक प्लेट्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो पाए, जिस वजह से जैसे आज हमारी धरती पर 7 अलग अलग बड़ी और मुख्य टेक्टोनिक प्लेट्स महाद्वीपों के रूप में मौजूद है, वहीं मंगल ग्रह पर कोई भी महाद्वीप नहीं मौजूद है। और ऐसा माना जाता है कि मंगल की सारी जमीन बिल्कुल वन पीस में आज भी फिट एंड फाइन है और ये सब सिर्फ इस ग्रह के कोर और मेंटल की वजह से हुआ है। मंगल ग्रह के बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की। जुपिटर भले ही हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो, लेकिन इसके बावजूद जुपिटर में कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है। इसके अलावा जुपिटर में कोई भी मेंटल भी नहीं है और तो और जुपिटर इतना रहस्यमयी है कि जुपिटर का कोर आखिर किस तरह का है यह भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। अब वैसे तो इस चीज को लेकर काफी अलग अलग प्रेडिक्शंस की गई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा है कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर 90% हाइड्रोजन से बना हुआ है और एक्सट्रीम प्रेशर में जाने के बाद हाइड्रोजन एक तरह का मेटालिक फॉर्म ले लेता है जो ठोस भी होता है और तरल भी। और इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटीज को साथ में रखकर यह अनुमान लगाया गया है कि जुपिटर का कोर उसी लिक्विफाइड मेटालिक हाइड्रोजन से बना होगा, जिस वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हम इसी को अभी के लिए सच मानते हैं। बाकी यार रियलिटी क्या है इसके लिए अभी हमें कुछ और साल इंतजार करना पड़ेगा। अब कोर के मामले में जुपिटर के बाद के ग्रह यानी कि सैटर्न का भी हाल कुछ अलग नहीं होगा। भले ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैटर्न हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला प्लैनेट है, लेकिन इसके अलावा इस तथ्य को भी टाला नहीं जा सकता कि सैटर्न भी जुपिटर की तरह ही पूरी तरह गैस का बना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर हाइड्रोजन और हीलियम का ही है। और सैटर्न के केस में भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जितना ज्यादा आप सैटर्न के सतह में अंदर की ओर जाते जाएंगे उतना ही एक्सट्रीम सैटर्न का प्रेशर होता जाएगा, जिस वजह से अनुमान लगाया जाता है कि जिस हिसाब का कोर जुपिटर का होगा वही कोर या उसी के समतुल्य कोर सैटर्न का भी होगा, यानी कि अभी के केस में लिक्विफाइड मेटालिक हाइड्रोजन से बना हुआ। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा पहला बर्फीला ग्रह यानी कि गैस जायंट यूरेनस, जिसका कोर भले ही सॉलिड हो लेकिन इसके बावजूद यूरेनस के कोर का तापमान ज्यादा से ज्यादा 5000 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही होता है। इसके अलावा इस कोर को चारों तरफ से यूरेनस का मेंटल भी घेरे हुए है जो पूरी तरह बर्फ से बना हुआ है। अब जो लोग इस बात को सुनकर खुश हो रहे होंगे उन्हें मैं बता दूं कि ये बर्फ वो बर्फ नहीं है कि आपने बस पानी को फ्रिज में डाला और बर्फ बन गई, बल्कि यह बर्फ अमोनिया, मीथेन और पानी के साथ मिली ऐसी खतरनाक बर्फ है कि ज्यादा देर तक इसके संपर्क में रहने से आपकी दर्दनाक मौत भी हो सकती है। इसके अलावा इसके ठंडे तापमान को झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और इसीलिए यूरेनस को आज तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, क्योंकि यार इसको एक्सप्लोर करने के लिए किसी स्पेसक्राफ्ट को भी इसके पास से गुजरना काफी रिस्की स्टेप माना जाता है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी ग्रह के पास जो है श्रीमान नेपच्यून।
जिसका कोर बड़ी ही मजबूत धातुओं से बना है और वो सारी धातुएं इतनी भारी है कि अकेले नेपच्यून का कोर ही 1.2 धरती के वजन के बराबर होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेपच्यून का मेंटल भी यूरेनस की तरह ही पानी, अमोनिया और मीथेन से बना हुआ है और उसकी मात्रा भी इतनी ज्यादा है कि नेपच्यून के मेंटल का वजन आधी धरती के बराबर नापा जा सकता है। अब इसके अलावा नेपच्यून में ना सिर्फ पूरे सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं बहती है बल्कि इसी के साथ ही ऐसी मान्यता है कि नेपच्यून की एक ऐसी मिस्टीरियस लेयर भी कही जाती है जहां पर ढेर सारे हीरे अनगिनत संख्या में मौजूद है। लेकिन यार ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम फिर कभी इत्मीनान से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों के कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझ लिया होगा और अब आपको विजुअल्स के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्रह कैसा दिखता है उसके अंदरूनी भाग से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना और जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब भी देते हुए जाना कि हमारे सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जिसकी महक सड़े हुए अंडे की तरह लगती है। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, फटाफट इस सवाल का जवाब लिखो। तो दोस्तों अगर आप नए उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।